इस कहानी की शुरुआत में हमें 1962 का वक्त दिखाया जाता है, जहां समुद्र के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा शिप मिटलाना की ओर जा रहा है। इस शिप में कई सारे लोग हैं और अभी शिप पर पार्टी चल रही है। सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। यहीं हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम केटी है। केटी पार्टी को एंजॉय नहीं कर रही होती है, वो बैठे अपने वर्ड पजल को लिए उसे सॉल्व कर रही होती है। और तभी हमें एक हाथ को दिखाया जाता है जो लीवर को ऊपर करता है और उसके ऊपर होते ही एक वायर निकलता है और उस वायर के पास होने से सभी लोगों के दो टुकड़े हो जाते हैं। सभी लोग बीचों बीच से कट जाते हैं, पर यहाँ वो छोटी सी बच्ची बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम थी। वो इस खौफनाक मंजर को देखकर चिल्लाने लगती है। अब हमें प्रेजेंट का वक्त दिखाया जाता है। उस हादसे को बीते 40 साल हो चुके हैं। ये है सैन मर्फी, जो एक हेल्प ग्रुप का हेड है। ये लोग समुद्र में फंसे शिप की मदद किया करते हैं और आज भी ये एक शिप की मदद कर उसे बचा ले आते। इस काम के लिए उन्हें मोटी रकम भी मिलती थी। शाम को मिशन सक्सेसफुल हो जाने पर ये पार्टी करते। इनके ग्रुप में टोटल 6 लोग थे। सैन जो इस ग्रुप का हेड है और बाकी के उसके 5 साथी, जिसमें से एक लड़की भी थी, मॉरिन। ये जब बैठे बातें करे होते तभी इनके पास जैक नाम का एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि मैं एक वेदरमैन हूँ। आज से 40 साल पहले एंटेनियो नाम का एक बहुत ही बड़ा शिप समुद्र में ही कहीं खो गया था, जिसका आज तक कोई भी अता पता नहीं चला है। कहा जाता है कि उस शिप में बहुत सारी बेशकीमती चीजें थी। वो शिप सोने से भरी थी। काफी प्रयास किए गए, लेकिन आज तक वो शिप को कोई भी ढूंढ नहीं पाया। जहाँ तक मुझे मालूम है वो शिप बेरिंग सी में ही कहीं पर है। अगर वो शिप हमें मिलती है तो हम मालामाल हो जाएंगे। सैन जो इस ग्रुप का हेड है वो थोड़ा सोचता है और अपने साथियों से इस बारे में बात करता है। फिर ये सभी तय करते हैं कि ये उस शिप की तलाश में निकलेंगे और उस शिप को ढूंढ कर ही रहेंगे। अगले दिन सैन अपने लोगों को लेकर उस शिप की ओर निकल पड़ता है, पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी शिप नहीं मिलती है। लेकिन अगले ही पल इनके सामने एक बहुत ही बड़ा शिप आता है और ये वही शिप था जो आज से 40 साल पहले समुद्र में ही खो गया था, जिसे देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। जैक जो इन्हें यहाँ लेकर आया है वो और सैन का एक साथी जिसका नाम गिरीर है, दोनों यही स्टीमर में ही रुकते हैं और बाकी के लोग उस शिप में जाते हैं। और जब ये शिप के और भी अंदर आते हैं तो इन्हें अजीब सी कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे कि ये लोग डर जाते हैं। पर सैन जो इनका हेड है वो इन्हें समझाता है। फिर ये सभी आगे बढ़ते हैं। ये वहाँ एक क्लॉक को देखते हैं जिसका पेंडुलम आज भी हिल रहा होता है। ये जब उस क्लॉक के सामने जाते हैं तो उस क्लॉक का पेंडुलम हिलना बंद हो जाता है। वैम पेंडुलम को टच करने ही वाला होता है कि तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाता है। ये सभी आवाज की तरफ जाने लगते हैं कि तभी इन्हें वही वर्ड पजल दिखाई देता है जो 40 साल पहले पार्टी के दौरान कैटी उससे पजल खुद ब खुद बदलने लगती है और उसमें लिखा आता है वेलकम। ये आगे बढ़ते हैं कि तभी वैम के नीचे से फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी उसे मॉरिन पकड़ लेती है और तभी वो नीचे वही छोटी बच्ची कैटी को देखती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। फिर दोनों मिलकर वैम को ऊपर खींच लेते हैं। मॉरिन को लगता है कि ये उसका एक वहम था। फिर उन्हें वहाँ एक डिजिटल वॉच भी मिलती है। इससे उन्हें काफी हैरानी होती है क्योंकि वो वॉच आज के जमाने का था। ये समझ जाते हैं कि इनके पहले भी लोग आए होंगे, जिसके बाद ये शिप का मैनुअल लेकर अपने स्टीमर में सभी वापस आ जाते हैं। अगली सुबह ये फिर से उस शिप में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत ही बड़ा हॉल है जिससे लगातार पानी शिप में भरता ही जा रहा है और अगर जल्द ही उस हॉल को बंद ना किया गया तो शिप 4 दिनों के भीतर ही पूरी तरह से डूब जाएगी। इसलिए हम ये तय करते हैं कि ये पहले शिप को ठीक करेंगे, फिर ये शिप को अपने साथ ले जाएंगे। ये सभी अपने काम में लग जाते हैं। शिप को ठीक करने में हमें मॉरिन को दिखाया जाता है जो शिप के स्विमिंग पूल वाले हिस्से में जाती है। शिप का ये स्विमिंग पूल आज भी उस हादसे का सबूत दे रहा था। वहाँ उसे गोलियों के कुछ निशान भी मिलते हैं, यानी कि उस दिन यहाँ पे भी कई लोगों को मारा गया। मॉरिन जब स्विमिंग पूल के सीढ़ियों से ऊपर आ रही होती है तभी उसे वही बच्ची फिर से दिखती है और वो अपना बैलेंस खो बैठती है और नीचे गिर जाती है। उसका सर फ्लोर से जा टकराने से खून भी बहने लगता है। वो जब उठती है तो स्विमिंग पूल उसके खून को अपने में सोख लेता है। तभी वो ऊपर वहाँ जैक को देखती है। जैक उसकी मदद करता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि स्विमिंग पूल पूरा खून से भर गया है और इसमें कई सारे लाशें भी हैं। दूसरी तरफ हम ग्रुप के हेड सैन को देखते हैं जो शिप के कैप्टन के रूम को देख रहा होता है। वहाँ उसे वाइन की एक बोतल भी दिखती है। वो ग्लास में से वाइन को पीने ही वाला होता है कि तभी उसे सामने मिरर में कैप्टन की एक झलक दिखती है, जिससे वो घबरा जाता है और उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। वही मॉरिन और जैक एक बंद पड़े दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें उस कमरे में 5 बड़े बड़े बॉक्स मिलते हैं। वो अपने सारे साथियों को वहाँ बुला लेते हैं और जब वे उस बॉक्स को खोलते हैं तो वो बॉक्स गोल्ड से पूरी भरी हुई थी। वो एक एक कर सारे बॉक्स को खोलते हैं।
सभी बॉक्स गोल्ड से ही भरी थी। इसे सभी खुशी से झूम उठते हैं। अब ये तय करते हैं कि ये शिप को यहीं पे छोड़कर गोल्ड को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये गोल्ड को अपने शिप पर लोड भी कर लेते हैं, लेकिन जब ये निकलने वाले होते हैं तभी इनका स्टीमर अचानक से खराब हो जाता है। स्टीमर का गैस सिलेंडर का नोक खुद ब खुद घूमने लगता है। कैटी भागते हुए मॉरिन को इस बारे में बताने आती है कि वो स्टीमर का इंजन ऑन ना करे, लेकिन तभी कोई और सो ना कर कैटी को अपने साथ खींच ले जाती है। और इससे पहले कि मॉरिन कुछ समझ पाती, उसका एक साथी इंजन को ऑन कर देता है, जिससे कि एक बहुत ही तेज धमाका होता है और उस धमाके में उसके साथी की मौत हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि स्टीमर में खराबी होने की वजह से सभी शिप पर आ गए थे। मॉरिन इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी और वो कैटी के बारे में भी जानना चाह रही थी। इसलिए वो शिप के डेटाबेस में जाके सारे पैसेंजर की डिटेल देखती है तो उसे एक नाम दिखता है जिसकी उम्र कैटी से मिलती थी। उसे कैटी के रूम के बारे में पता चल जाता है तो वो उसके रूम को चेक करने जाती है, जहाँ उसे कैटी का स्केलेटन मिलता है। वो कंफर्म हो जाती है कि कैटी की भी मृत्यु हो चुकी थी और आज भी उसने वही कपड़े पहने हैं। वहीं हम कैप्टन के रूम में सैन को देखते हैं, जो 1962 के हुए हादसे को जानने के लिए उसके कमरे में आया हुआ है कि तभी उसके सामने उस शिप का कैप्टन आ जाता है। कैप्टन की आत्मा उसे उस दिन की सारी बातें बताती है और उसे कुछ तस्वीर भी दिखाता है उस बीते हुए हादसे की। तभी कैप्टन उसे एक ऐसी फोटो दिखाता है जिससे सैन के होश उड़ जाते हैं, उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वहीं कैटी की आत्मा मॉरिन को बता रही होती है कि यहाँ इस शिप में बहुत सारे आत्मा कैद है। ये जो कर रहा है उसे आत्माओं को कैद करने का काम मिला है और वो खुद भी एक विषम आत्मा है। उनकी आत्मा को वो हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेता है इस शिप। वहीं हम इनके एक और साथी को दिखाया जाता है जो उस जगह पे पहुंच गया होता है जहाँ पर पार्टी चल रही थी। वहाँ की चीजें अचानक से बदलने लगती है और देखते ही देखते वहाँ का माहौल 1962 के पार्टी के वक्त में बदल जाता है। गिर्ग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तभी उसे उस वक्त की सिंगर फ्रांसिस्का दिखती है, पर वो उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और एक ऊंची जगह पर जाकर वो सिंगर उसे धक्का दे देती है, जिससे गिर्ग की भी मृत्यु हो जाती है। वहीं हमें सैन को दिखाया जाता है जो ग्रुप का हेड है। उसे सब कुछ समझ आ गया होता है, इसलिए वो ये बात बाकियों को भी बताने जाता है। तभी उसे रास्ते में उसके ही साथी की आत्मा दिखती है जो स्टीमर के ब्लास्ट में मारा गया था। वो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। सैन किसी चीज से टकरा कर नीचे गिर जाता है, तभी वहाँ मॉरिन आ जाती है, पर मॉरिन के शकल पर उसका ही साथी दिख रहा था जो उसे मारना चाह रहा था। इसलिए सैन मॉरिन पर हमला कर देता है। मॉरिन भी कुछ समझ नहीं पाती और वो अपने बचाव में उसे चाकू से घायल कर लेती है। पर सैन जब उसे मारने वाला हो तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और मॉरिन को बचा लेता है। फिर वो सैन को एक्वेरियम में बंद कर देते हैं क्योंकि उसने मॉरिन पर हमला किया था। सैन के ग्रुप के 2 लोग मारे जा चुके थे और अब वो खुद भी कैद हो चुका था। 3 और साथी अभी भी उसके जिंदा है, पर मॉरिन उसे गलत समझ बैठी है। मॉरिन के 2 साथी भी उससे मिल जाते हैं। फिर ये तय करते हैं कि ये इसी शिप को यहाँ से ठीक करके निकलेंगे। इनकी स्टीमर भी डूब चुकी थी। तभी मॉरिन के पास एक बार फिर कैटी की आत्मा आती है और उसे उसके साथी की डेड बॉडी दिखाती है जिसे वो ढूंढ रही थी। अपने दोस्त की बॉडी देखकर वो रोने लगती है। कैटी बताती है कि इसे फ्रांसिस्का ने मारा है, जो उस वक्त के पार्टी में हमारी सिंगर थी। वो बताती है कि 1962 में, बल्कि वो सिंगर भी उस हादसे में बच गई थी। यहाँ कुछ लोग आए थे गोल्ड को चुराने। वो गोल्ड तक पहुंच भी गए थे, लेकिन उस सिंगर ने उन्हें रोका और वो उनमें से एक को सीड्यूस की, जिसके बाद वो आदमी ने अपने ही साथियों को मार दिया। लेकिन जब वो सिंगर के करीब आने की कोशिश करता है तो सिंगर उसे गोली मार देती क्योंकि वो सारा सोना खुद ही रखना चाहती थी। लेकिन तभी उस वक्त शिप पर एक आदमी आता है और वो फ्रांसिस्का को अपने जाल में फंसा लेता है और फिर वो उसे मार देता है। और यही वो आदमी था जिसे आत्माओं को कैद करने का काम मिला था। वो एक विषम आत्मा थी। कैटी जब उस आदमी की उसे फोटो दिखाती है तो मॉरिन को बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक ही था जो इन्हें गोल्ड के लालच में यहाँ लाया है। मॉरिन सारी बातें समझ जाती है। वो समझ जाती है कि सैन भी ये बात जान गया था जब शिप के कैप्टन ने उसे उसकी तस्वीर दिखाई थी और वो ये बात सभी को बताने आ रहा और धोखे से जैक ने उसे एक्वेरियम में बंद कर दिया। मॉरिन भागते हुए अपने हेड को बचाने जाती है, पर समय काफी निकल चुका था। सैन की मृत्यु हो चुकी थी और उसके हाथ में जैक की तस्वीर थी जो कैप्टन ने उसे दिया था। मॉरिन बहुत रोती है और अपने आप पर ही सारा दोष लगाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके 2 साथी अभी भी जिंदा बचे हैं। वो भागकर ये बात उन्हें बताने जाती है। तभी रास्ते में उसका एक साथी मिल जाता है और वो ये बात उसे बता देती है कि जैक असल में कौन है। वो एक विषम आत्मा है। वो अपने साथी को कहती है कि तुम अनजान बने रहना और जैक पर नजर रखना, उसे पता नहीं चलने देना कि तुम उसके बारे में जान गए हो। ये कहकर वो अपने दूसरे साथी को ढूंढने चली जाती है और तभी उसके साथी के पास जैक आता है। पर टॉनी जैक की पूरी सच्चाई जान गया था और इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस पर गोली चला देता है। उसे लगता है कि वो मारा गया, इसलिए वो वहां से चला जाता है। वहीं मॉरिन इस शिप को ब्लास्ट करने के लिए शिप के कोने कोने में बॉम्ब फिट कर दे और तभी उसके पास उसका वही साथी टॉनी आता है और वो कहता है कि मैंने जैक को मार दिया।
तुम्हें इस शिप को ब्लास्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इस शिप के जरिए यहाँ से निकल सकते हैं। पर मॉरिन उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि इस शिप पे बहुत सारे आत्माएं कैद हैं और वो उन सबको आजाद करना चाहती है। टॉनी उसे फिर से ऐसा करने से मना करता है, पर मॉरिन अपनी बात पर अड़ी रहती। तभी टॉनी अचानक से हंसने लगता है और उसका चेहरा जैक में बदल जाता है, यानी कि जैक ने टॉनी को भी मार दिया। वो अचानक से मॉरिन पर हमला कर देता है। मॉरिन भी उससे लड़ती है और चालाकी से वो रिमोट का बटन दबा देती है और वो पानी में कूदे जाती है। शिप पर बहुत ही तेज धमाका होता है, पूरा शिप तहस-नहस। शिप का एक मलबा मॉरिन के ऊपर आ गिरता है और वो फंस जाती है। पर तभी कैटी की आत्मा वहां आती है और उसे रास्ता दिखाते हुए बाहर ले आती है। मॉरिन देखती है कि शिप से सारे आत्मा आजाद हो चुके हैं और वो आत्माओं की दुनिया में जा रहे हैं। इसी में कैटी की भी आत्मा होती है जो उसे शुक्रिया करती है। अगली सुबह एक शिप वाला मॉरिन को देख लेता है और उसे रेस्क्यू कर लेता है। तभी वो एक शिप पर फिर से जैक को देखती है और वो शिप पर उस गोल्ड को लोड कर रहा था। जैक उसे घूरता है और मॉरिन चिल्ला उठती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।